बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पहली किस्त से अगर आप शुरू करेंगे तब आपको कहानी की सही तौर पे समझ आएगी। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। नावज देवता, किस्त नंबर 33। हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था कि मैं सोच के जरिए उसे किस तरह गाइड करूंगा। शहबाज इसी वजह से मारा गया था कि इसने मुझ पर यकीन नहीं किया था। मैदान अमल में वो सिर्फ खुद को मर्द मैदान समझता रहा था। इस मिशन की नाकामी में डायरेक्टर जनरल के अंधे फैसले का भी दखल था। इन्होंने समझा था कि जिस तरह अहमद शेख और टोनी वगैरह आसानी से एक मकान में घेर लिए गए थे, इसी तरह ब्लैक गाइड भी आसानी से हाथ आ जाएगा। दरअसल इन्हें मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं था। इन्हें समझना चाहिए था कि ब्लैक गाइड कहीं भी भाग कर जाएगा तो मेरी सोच की लहरें इसे गिरफ्त में ले लेंगी। अब नाकाम होने के बाद इन्होंने कहा, मैं इस ब्लैक गाइड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम फौरन पता चलाओ कि इस वक्त वो कहाँ है। मेरे आदमी अभी इसका पीछा करेंगे। जनाब, अभी पीछा करके फिर वही गलती करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अभी ब्लैक गाइड को गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम ना उठाया जाए, लेकिन आपने मेरे मशवरे को तस्लीम नहीं किया। शबीर हसन ने पहली बार मुझे नागवारी से देखा। वो बहुत बड़े अफसर थे। आज तक किसी ने उन पर तनकीद नहीं की थी और मैंने इस मिशन की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो नागवारी से सोच रहे थे, कल का छोकरा मुझे अपने मशवरे पर चलाना चाहता है। ये क्या जानता है, हमने मुजरमों से दो दो हाथ करते हुए एक उम्र गुजार दी है। मैं जानता हूँ कि किस वक्त कौन सा कदम उठाना चाहिए। ये टेलीपैथी क्या जानता है कि अपने आप को। वो सोचते सोचते रुक गए। अचानक ही उन्हें अक्ल आ गई कि मैं इनके ख्यालात पढ़ रहा हूँ। उन्होंने परेशान होकर मुझे देखा तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, वाकई आपने मुजरमों से दो दो हाथ करते हुए एक उम्र गुजार दी है। मैं आपके सामने का बच्चा हूँ। आप जो हुक्म देंगे मैं इस पर अमल करूंगा। अभी 15 मिनट के बाद आप तशरीफ लाएं, मैं बता दूंगा कि ब्लैक गाइड कहाँ है। मैंने इन्हें सोचते हुए सुन लिया था और वो मेरे खिलाफ सोच रहे थे, इसलिए अब उन्हें गुस्सा आ रहा था कि मैंने इनके ख्यालात क्यों पढ़ लिए। वो जुला कर वहां से चले गए। कमरे से बाहर जाकर भी उन्होंने मेरे मुतल्लिक सोचा, ये बड़ी मुश्किल है कि फरहाद मेरे ख्यालात भी पढ़ लेता है। शायद अब भी पढ़ रहा होगा। नहीं, वो नौजवान नर्स उसके पास मौजूद है। हो सकता है कि वो मेरे बाहर आने के बाद जज्बात में बह गया हो और मेरे ख्यालात ना पढ़ रहा हो। फिर भी मुझे मोहतात रहना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं सोचना चाहिए। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं इसकी लाइल्मी में सोचना चाहता हूँ। इसे इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, एक तरकीब है। जब वो गहरी नींद में डूब जाएगा तो मैं आज़ादी से सोच सकूंगा। ये सोचते सोचते वो डॉक्टर के पास पहुंच गया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, इतनी रात गुजर गई है, फरहाद को नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या आप इसे नींद का इंजेक्शन नहीं दे सकते? जी हाँ, मैं भी नर्स को भेजता हूँ, वो इंजेक्शन लगा देगी। अभी नहीं, आधे घंटे के बाद इसे नींद का इंजेक्शन दीजिए। और वो सोचने लगे, अगर फरहाद मेरी सोच पढ़ रहा होगा तो नींद का इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। अगर इसने इंजेक्शन लगवा लिया तो फिर मुझे आज़ादी से सोचने का मौका मिल जाएगा। मैं शबीर हसन की सोच को पढ़ रहा था। फरजाना ने मुझे हैरानी से देखकर पूछा, मैं आप किस सोच में डूब गए हैं? मैं अपने इल्म से एक ऐसी मुसीबत को देख रहा हूँ जो अभी मुझ पर आने वाली है। इस मुसीबत से तुम ही मुझे बचा सकती हो। क्या वाकई? मैं आपको किस मुसीबत से बचा सकती हूँ? फरजाना सोचकर हैरान भी थी और मसरूर भी कि वो मेरे काम आ सकती है। वो फिर मेरे करीब आकर बैठती हुई बोली, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं आपको किस तरह किसी मुसीबत से बचा सकती हूँ? मैंने कहा, अभी जो नर्स ड्यूटी पर है वो आधे घंटे बाद मुझे नींद का इंजेक्शन लगाने आएगी। मैं चाहता हूँ कि वो इंजेक्शन मुझे ना लगाया जाए। मैं भी सोना नहीं चाहता। क्यों नहीं सोना चाहते? नींद आपके लिए बेहतर है, आपको जरूर सोना चाहिए। अभी मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता।
मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो इंजेक्शन बदल दो। नर्स जो ट्रे लेकर आएगी उसमें कोई ऐसा इंजेक्शन रख दो जिससे मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। फरजाना ने कहा, इंजेक्शन बदल देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नर्स यहाँ आकर जब दवा को सिरिंज में मुंतकिल करेगी तो इसे पता चल जाएगा कि ट्रे में गलत इंजेक्शन आ गया है। वो वापस जाकर दोबारा नींद का इंजेक्शन ले आएगी। मैंने पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहीं से दूसरा सिरिंज भरकर लाई जाए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि सिस्टर को बातों में लगाकर मैं खुद ही सिरिंज में दवा भर कर भेज दूं। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर क्या होगा? तुम ये ना सोचो कि क्या होगा, बस तुम अपनी तौर पर पूरी कोशिश कर लो। नाकामी हो तो कोई परवाह ना करो, मैं हालात से निपटना जानता हूँ। वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, आपने पहली बार मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी को हर हाल में निभाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगी। वो जा रही थी और डायरेक्टर जनरल शबीर हसन तशरीफ ला रहे थे। उन्होंने आते ही पूछा, क्या तुमने ब्लैक गाइड का नया पता और ठिकाना मालूम कर लिया है? जी नहीं, मैं भी उनसे राब्ता कायम करूंगा। इतनी देर से क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? शहबाज के साथ 3 नौजवान मर चुके हैं, 4 बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और ब्लैक गाइड और शीतल न जाने हमारी पहुंच से कितनी दूर जा चुके हैं। और तुम हो के एक नर्स के साथ इश्क करने में अपना और हमारा वक्त जाया कर रहे हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरन ब्लैक गाइड की पनाहगाह का पता मालूम करो। उन्होंने इस तरह तहकमाना अंदाज में कहा जैसे मैं इनका कोई अदना सा गुलाम हूँ। मैं उन्हें गौर से देखने लगा। वो अपनी नाकामी पर झुलाए हुए थे। वो ब्लैक गाइड को जल्द अज जल्द हिरासत में लेकर ये साबित करना चाहते थे कि उन्होंने शहबाज जैसे काबिल कदर अफसर की कुर्बानी देकर ब्लैक गाइड और शीतल जैसे खतरनाक मुजरमों को गिरफ्तार किया है। वो पहले की तरह बुजुर्गाना अंदाज में मेरी पीठ सहलाकर बड़ी सहूलत से अपना काम निकाल सकते थे, लेकिन वो मसलत अंदेशी भूल गए थे, क्योंकि मैंने दस्तनासकी में इनके मंसूबों की मुखालफत करके उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया था और वो मेरी बर्तरी तस्लीम नहीं करना चाहते थे। इसलिए खुद बर्तर बनकर हुक्म दे रहे थे और ये भूल गए थे कि ना तो मैं इनका मुलाजिम हूँ और ना इनके महकमे से बकायदा मेरा ताल्लुक है। इस वक्त मेरे जी में आया कि मैं भी जिद में आ जाऊं और उनके हुक्म से इनकार कर दूं। फिर मैंने सोचा कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं अच्छा। दानिशमंदी ये होगी कि इस महकमे को मेरी सलाहियतों से जो फायदा हासिल हो वो पहुंचा दूं, मुजरमों को कानून के हवाले कर दूं। इसके बाद मौका पाकर मैं इस महकमे से अलग हो जाऊं। ये सोचकर मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं भी ब्लैक गाइड को तलाश करता हूँ। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मेरी सोच की लहरें ब्लैक गाइड की सोच की लहरों को ढूंढने लगी। चंद साथ के बाद ही मैं उसकी सोच तक पहुंच गया। उस वक्त वो घड़ी की तरफ देख रहा था। रात के 2:30 बजे थे और सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक इसके दिमाग तक पहुंच रही थी और वो वहां से मुंतशिर होकर मेरी ज़हनी समात तक आ रही थी। वो सोच रहा था, इतनी रात हो गई, शीतल अभी तक नहीं आया। वो बच्चे को कोठी नंबर X30 में पहुंचाकर वापस आया होगा तो इसने मकान की तबाही से समझ लिया होगा कि मकान पुलिस वालों की नजर में आ गया है और ब्लैक गाइड ने पनाहगाह बदल दी है। मेरे इस समझ में नहीं आता कि इंटेलिजेंस वालों को मेरी पनाहगाहों का इल्म कैसे हो जाता है। मैं इस मकान को टाइम बम से उड़ाने के बाद कोठी नंबर X30 की तरफ गया था, मगर वहां दूर से ही मैंने खतरे को भांप लिया। इंटेलिजेंस वाले वहां भी पहुंच गए थे। शीतल भी दोबारा इस कोठी की तरफ जाएगा और वहां से नाकाम होकर दूसरी पनाहगाहों की तरफ मुझे तलाश करने आएगा। अब तो 2 ही पनाहगाहें रह गई हैं, एक ये है और दूसरी गुलबर्ग में है। मैंने इसकी सोच में कहा, ये पनाहगाह जहां मैं बैठा हुआ हूँ, इसका महले वकूअ क्या है? क्या इतनी रात को वो गूंगा यहाँ तक पहुंच सकेगा? ब्लैक गाइड ने अपनी पेशानी को सहलाते हुए कहा, ये मेरे दिमाग में कैसे फजूल से ख्यालात
आने लगे हैं। शीतल तमाम पनाहगाहों को अच्छी तरह जानता है, वो यहाँ आसानी से पहुंच जाएगा। ब्लैक गाइड मुस्तहकम और इरादों और ठोस ख्यालात का हामिल था, गैर जरूरी बातें सोचने का आदी नहीं था। यही वजह है कि इसने अपनी पनाहगाह के मुतल्लिक इसलिए नहीं सोचा था कि वो खुद जानता था कि कहाँ बैठा हुआ है। फिर इस जगह के मुतल्लिक सोचना बिल्कुल ही गैर जरूरी था। मैं जरा देर के लिए उलझ गया, समझ में नहीं आया कि इसकी पनाहगाह का पता कैसे मालूम करूं। इस वक्त वो सिगार सुलगा कर इसका कश लगा रहा था और शीतल के मुतल्लिक सोच रहा था। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने इसकी सोच में कहा, बैठे बैठे सिगार पीने से काम नहीं चलेगा, मुझे जरा टहलना चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगा। वो इंतजार की तवालत से परेशान हो रहा था। मैंने फिर इसकी सोच में मशवरा दिया, मुझे खिड़की या दरवाजे से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद वो आ रहा हो। मशवरा माकूल था। वो खिड़की से बाहर नीचे की जानब देखने लगा। आंखें जो देखती हैं वो दिमाग को बताती हैं। एक ही चीज को 1000 बार देखती है और 1000 बार लाशऊर में कहती हैं कि सामने क्या है। सामने पुलिस अस्पताल है। मैं चूक कर सोचने लगा, क्या वो इसी अस्पताल के करीब इस इमारत के सामने वाली किसी इमारत में है। इस वक्त ब्लैक गाइड ने खिड़की के नीचे दूर तक फैले हुए रास्ते को देखा था। चूंकि इस शीतल नजर नहीं आया था, इसलिए अब वो इस अस्पताल को देखकर तंजिया अंदाज में सोच रहा था। कानून की आंखों में धूल झोंकना नहायत आसान है अगर मुजरम ज़हीन हो। अब ये इंटेलिजेंस वाले कभी ख्वाब में भी ये नहीं देख सकते और ना समझ सकते हैं कि जिसे वो तलाश कर रहे हैं वो इसी अस्पताल के सामने एक शानदार होटल की तीसरी मंजिल के तीसरे कमरे में मौजूद है। दूर तक दिमाग लड़ाने वाले पुलिस अफसर ये सोच ही नहीं सकते कि मुजरम इनकी बगल में है। होटल का ये कमरा हमेशा मेरे एक फर्जी नाम से रिजर्व रहता है। ठीक है, अब मैं शीतल के साथ कल तक यहीं रहूंगा। कल तक किसी तरह बुहानी शंकर को यहाँ से निकाल कर ले जाना ही होगा। इसके बाद अहमद शेख और टोनी की फिक्र करनी होगी। यहाँ तक मैंने ब्लैक गाइड की सोच पढ़कर इससे राब्ता खत्म कर दिया। फिर डायरेक्टर जनरल शबीर हसन की सोच को पढ़ने लगा। वो मेरे सामने खड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि मैं कब आंखें खोलूंगा और उन्हें ब्लैक गाइड का पता बताऊंगा। वो इंतजार के दौरान झुंझला रहे थे। झुंझलाहट की वजह यह थी कि मैं आराम से आंखें बंद किए आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो रात के तीसरे पहर मेरे सामने एक मामूली आदमी की तरह खड़े हुए थे। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो नागवारी से बोले, क्या तुम सो गए थे? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं सोते सोते इस दुनिया के आखिरी सिरे में बसने वाले इंसान की सोच तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन आपका मुजरम इतनी दूर नहीं, आपके करीब ही है। इस अस्पताल के सामने वाले होटल की तीसरी मंजिल के तीसरे कमरे में। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो हैरत से उछल कर बोले, सामने वाले होटल में? ताजुब है, वो हमारे बिल्कुल सामने है। यानी कि इतना दिलेर है कि हमारे करीब बैठा हुआ है। दिलेर नहीं, चालाक है। वो जानता है कि आप लोग इसे दूर तक तलाश करेंगे और कभी यह ना सोचेंगे कि वो आपके करीब ही एक शानदार होटल में आराम कर रहा है। मैं अभी इसकी चालाकी बुला देता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगे। इस बार इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस तरह ब्लैक गाइड को घेरेंगे और इस मकसद के लिए कितने मसल्ह जवान वहां जाएंगे और किसकी रहनुमाई में ये काम अंजाम पाएगा। इन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि इस सिलसिले में मुझसे मशवरा लेते और कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाकर आगे बढ़ते। वो तो ऐसे चले गए थे जैसे सामने ही पका पकाया खाना रखा हुआ हो और वो वहां पहुंचते ही इसे एक लुकमे में चुबाकर हजम कर लेंगे। मैंने भी इस सिलसिले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। वो मेरा कोई अच्छा मशवरा तस्लीम करने में अपनी तौहीन समझते थे, लिहाजा मैं इनकी तौहीन नहीं करना चाहता था। इनके जाते ही मैंने फरजाना के जहन में झांक कर इसके ख्यालात सुने। इस वक्त वो खामोश थी और नर्स की बातें सुन रही थी। वो बातें मेरी दिमागी समात तक भी पहुंच रही थी। नर्स कह रही थी, फरजाना क्या बात है, तुम जब से आई हो 10 नंबर के मरीज के मुतल्लिक ही गुफ्तगू किए जा रही हो, क्या बहुत पसंद आ गया है?
जवाब में जरा देर के लिए खामोशी रही। फिर इसी नर्स ने कहा, हाय, तुम तो शर्म से गुलनार हो रही हो। क्या होठों को दबा लेने से मुस्कुराहट छुप जाएगी? हाय फरजाना, तुम इस हालत में कितनी हसीन नजर आ रही हो। देखो, इतने अरसे के बाद किसी से दिल लगा ही लिया है तो अब पीछे ना हटना। वो एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़े तो तुम 4 कदम इसकी जानब खिंची चली जाना। वो तो बड़ा हैंडसम है और तुम बड़ी लकी हो, बस ये मौका हाथ से ना जाने पाए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। फरजाना शर्माती हुई बोली, मुझे शर्म आती है, मैं क्या बोलूं? अभी वो मुझे अपने पास बैठने के लिए कह रहे थे, तो फिर जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं जाकर क्या करूंगी? अभी तुम इन्हें नींद का इंजेक्शन लगाने जाओगी? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए कहा है। फरजाना ने हिचकिचाते हुए नर्स को मुखातिब किया, रूबी, एक बात कहूँ, अगर तुम मान लोगी तो मुझे काफी देर तक उनसे बातें करने का मौका मिल जाएगा। अभी तुमने ही कहा है कि मौका हाथ से जाने न पाए। हाँ, मैंने दुरुस्त कहा है। वैसे तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहूँ, तुम खुद समझदार हो। अगर तुम इन्हें नींद का इंजेक्शन लगाओगी तो वो सो जाएंगे, फिर मैं किस से बातें करूंगी? तो तुम ये चाहती हो कि मैं उन्हें ना सुलाऊं? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। डायरेक्टर जनरल हुक्म दे गए हैं कि अभी 10 नंबर के मरीज को नींद का इंजेक्शन लगना चाहिए। मैं उनके हुक्म के मुताबिक इंजेक्शन लेकर 10 नंबर के कमरे में जाऊंगी, मगर इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। तुम अपने बीमार को समझा देना कि वो तुम्हारे जाने के बाद इंजेक्शन के बगैर ही गहरी नींद सो जाए, वरना मेरी शामत आ जाएगी। तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें सुला दूंगी। हाँ, तुम जैसा सुलाओगी वो तो मैं जानती हूँ। आई, कितनी बेशर्मी से सोने की बात कह रही हो। वो चींप कर बोली, मार दूंगी। हाँ, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, मैं जा रही हूँ। तुम तो बस ऐसे ही छेड़ती रहोगी। ठहरो, मैं भी इंजेक्शन लेकर चलती हूँ। ये कहकर वो ट्रे में इंजेक्शन और सिरिंज वगैरह रखने लगी। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए मेरे कमरे की तरफ आने लगी, लेकिन दरवाजे पर 2 सिपाहियों ने फरजाना को अंदर आने से रोक दिया। फरजाना ने अंदर आने की दरखास्त की। अभी थोड़ी देर पहले भी तुम आ चुकी थी। रूबी ने भी इसकी हिमायत की, लेकिन सिपाहियों ने यह कहकर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी कि डायरेक्टर जनरल साहिब ने हुक्म दिया है कि मरीज को इंजेक्शन लगाने के बाद किसी को कमरे में जाने की इजाजत ना दी जाए, वरना मरीज की नींद में खलल पड़ेगा। फरजाना बड़े अरमानों से मेरे पास आ रही थी, मगर इसके तमाम अरमानों पर ओस पड़ गई। अगर वो ड्यूटी पर होती तो रूबी की बजाय खुद मेरे पास चली आती, लेकिन इसकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से थी। वो मायूस होकर वापस जाने लगी। रूबी ने कमरे में आकर तमाम बातें मुझे बताई। मैं भी मजबूर था। इस वक्त मैं डायरेक्टर जनरल का महकूम था। इनके हुक्म के खिलाफ फरजाना को नहीं बुला सकता था। मैंने रूबी से कहा, मैं भी सोना नहीं चाहता, अपनी फरजाना को याद करना चाहता हूँ। तुम मुझ पर मेहरबानी करो और मुझे इंजेक्शन ना लगाओ। रूबी ने कहा, फरजाना भी यही कह रही थी, मगर अब तो तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो। ऐसी सूरत में तुम्हारा सो जाना ही बेहतर है। नहीं सिस्टर, मैं जागना चाहता हूँ और जागती आंखों से अपनी फरजाना के ख्वाब देखना चाहता हूँ। प्लीज मुझे जागने दो। अगर डॉक्टर वगैरह पूछे गए तो मैं कह दूंगा कि तुमने इंजेक्शन लगाया था। इसने मेरी बात मान ली। इंजेक्शन की शीशी ट्रे से उठाकर अपने ब्लाउज के अंदर छुपा ली, फिर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इसके जाते ही मैंने डायरेक्टर जनरल शबीर हसन की सोच को पढ़ना शुरू किया। इस वक्त वो बड़ी एहतियात और राजदारी से इस होटल का मुहासरा कर रहे थे। इनके मसल्ला जवान आम शहरी लिबास में थे, इसलिए किसी को शुबा नहीं हो सकता था कि किसी मुजरम की नाकाबंदी के इंतजामात किए जा रहे हैं। ये सब कुछ डायरेक्टर जनरल की रहनुमाई में हो रहा था। इस बार वो उजलत से काम नहीं ले रहे थे। पिछली गलती ने उन्हें मुताद कर दिया था, इसलिए वो बड़ी सहूलत से होटल के बाहर नाकाबंदी करने के बाद अब तीसरी मंजिल के तमाम रास्तों को बंद कर रहे थे। मैंने तीसरी मंजिल के तीसरे कमरे के अंदर ब्लैक गाइड के दिमाग में झांक कर देखा। इसकी सोच बता रही थी कि गुंगा शीतल आ गया है।
और वो हाथ के इशारों से बातें कर रहा है। इसका मतलब ये था कि वो दोनों चूहे दान में फंस गए थे। डायरेक्टर जनरल किसी वक्त भी वहां अपने मसल्ला जवानों के साथ पहुंचने वाले थे। इतने में ब्लैक गाइड चूक कर बड़बड़ाने लगा, अरे ये सुर्ख बल्ब स्पार्क कर रहा है, शीतल यहाँ आओ। वो तेजी से शीतल के साथ बाथरूम में आया। वहां वॉश बेसिन के एक नलके से ट्रांसमीटर मुंसलिक था। इस ट्रांसमीटर के जरिए होटल के मैनेजर ने इसे इतला दी कि वो चारों तरफ से घेर लिया गया है। इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल होटल के रजिस्टर में इसका नाम और पता पढ़कर मुतासर हो रहा था, क्योंकि वहां ब्लैक गाइड का नाम डॉक्टर सईद शेराजी था। वो 2 दिन पहले ईरान से आया था और 2 दिन बाद बर्मा की तरफ जाने वाला था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर ब्लैक गाइड बाथरूम से बाहर आ गया। इस वक्त इसका दिमाग तेजी से सोच रहा था और इतने इत्मीनान से सोच रहा था कि डायरेक्टर जनरल ने खुद यहाँ आकर इसकी मुश्किल आसान कर दी है। अब वो सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि अभी सुबह होने से पहले बुहानी शंकर को भी अस्पताल से निकाल कर ले जाएगा। इसने कमरे में आकर बाहर का दरवाजा खोल दिया। बाहर 2 नौजवान रिवॉल्वर लिए खड़े थे। रिवॉल्वरों का रुख ब्लैक गाइड की जानब था। इनके पीछे डायरेक्टर जनरल शबीर हसन खड़े हुए थे। फिर एक नौजवान ने आगे बढ़कर ब्लैक गाइड की तलाशी ली। इसके पास से कोई हथियार बरामद न हुआ। शबीर हसन ने कमरे में आकर इससे पासपोर्ट वगैरह तलब किया। ब्लैक गाइड के पास तमाम ऐसे कागजात मौजूद थे जो इस बात की तस्दीक करते थे कि वो डॉक्टर सईद शेराजी है और गले की बीमारियों का मशहूर मालिज है। शबीर हसन उलझन में पड़ गए। वो एक मोअज़्ज़ज़ और मरूफ डॉक्टर था, किसी साइड से भी मुजरम नजर नहीं आता था। डॉक्टर सईद शेराजी की शख्सियत ऐसी थी कि इसके खिलाफ कोई सबूत हासिल किए बगैर इसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता था। अब मेरा फर्ज था कि मैं इनकी रहनुमाई करता। मैंने बताना चाहता था कि डॉक्टर शेराजी का पासपोर्ट और दूसरे तमाम कागजात जैली हैं, लेकिन इसी वक्त ब्लैक गाइड ने शबीर हसन को मुखातब किया। मैंने सोचा कि पहले इन दोनों की बातें हो जाएं, फिर मैं इन्हें गाइड करूंगा। इनसे सोच के जरिए कहूंगा कि गुंगा शीतल बाथरूम में छुपा हुआ है और वहां वॉश बेसिन के एक नलके से ट्रांसमीटर मुंसलिक है। लेकिन ब्लैक गाइड ने कुछ ऐसी चाल चली कि मुझे शबीर हसन की सोच तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। इसने शबीर हसन से पूछा, जनाब आप इस हद तक छानबीन कर चुके हैं, अब मुझे भी हक पहुंचता है कि मैं आपकी तारीफ मालूम करूं। शबीर हसन ने फख्र से कहा, मैं यहाँ की इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल हूँ। ओह! ब्लैक गाइड ने यूं हैरानी और खुशी का इजहार किया जैसे एक अजीम हस्ती से खिलाफे तवक्को मुलाकात होगी हो। उसने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। शबीर हसन ने मुस्कुरा कर मुसाफा किया। दोनों के हाथ एक दूसरे से मिल गए। मैं इस वक्त शबीर हसन की सोच पढ़ रहा था। इनकी सोच ने बताया कि हाथ मिलाते वक्त ब्लैक गाइड की अंगूठी होले से शबीर हसन की एक उंगली में चुभ गई है। इसके बाद ही इनकी सोच में गड़बड़ सी होने लगी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इनके दिमाग के सारे दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। मैंने फौरन ही इन्हें मुखातब किया, जनाब मैं फरहाद आपसे मुखातब हूँ, मुझे फौरन जवाब दीजिए कि आपकी सोच सुस्त क्यों पड़ती जा रही है। हाँ, उन्होंने ऊंची आवाज में ब्लैक गाइड से पूछा, ये मेरे दिमाग के अंदर कौन बोल रहा है? भला आपके अंदर और कौन बोलेगा? अभी तो आप ही बोल रहे हैं। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी दरखास्त करेंगे कि नावल्स दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको कहानी की एक साथ मिल सके।